हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है, बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। इस पूरे टॉपिक को अपन दो भागों में अगर बांटें तो एक आपके पास कोई बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसमें कोई विद्युत द्विध्रुव रखा होगा, उसकी आपको पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। देखिए, इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है उसको अपन दो भागों में बांट करके कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला जो अपना पार्ट है वो ये है कि ये मान लीजिए आपके पास कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है जिसकी तीव्रता वो हर बिंदु के ऊपर समान है, यानी समांतर बल रेखाएं हैं और सबके बीच की दूरियां बराबर हैं, जो कि समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कि मेरे पास ये एक डाइपोल है और ये डाइपोल जो है वो आपका इन्फिनिटी के ऊपर रखा हुआ है, अनंत के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है। इस डाइपोल के अंदर सबसे पहले अपने को एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये निर्धारित करनी है कि इस डाइपोल का नेगेटिव चार्ज किस तरफ होगा और पॉजिटिव चार्ज किस तरफ होगा। क्लियर है। तो सुविधा के लिए तो मैं आपको ये बता दूं कि जनरली जब कभी भी आप डाइपोल को रखें डायग्राम के अंदर, तो आप लोगों की जो एक्स एक्स की लाइन आपने ग्राफ में बनाई है उसमें आप हमेशा आप अपने राइट हैंड की तरफ, दाहिने हाथ की तरफ प्लस लिखते हैं और लेफ्ट हैंड की तरफ माइनस लिखते हैं। तो सेम सिचुएशन में आप इस डाइपोल को हमेशा रखिए, कोई भी डेरिवेशन आपका गलत नहीं होगा। पर सर अगर अपन इसको ऐसे परपेंडिकुलर रख दें तो क्या होगा, या फिर मान लीजिए अपन भूलवश इसको दूसरे तरीके से इस प्रकार से घुमा करके रख दें, इस तरीके से रख दें तो क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहली शर्त ये है कि ये मान लीजिए मेरा डाइपोल है और इस डाइपोल का ये जो किनारा है वो नेगेटिव चार्ज है और ये वो किनारा है वो पॉजिटिव चार्ज है। तो आपने पहले चैप्टर के अंदर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा है, दोनों आवेशों का परिमाण और बीच की दूरी का गुणनफल, वो एक सदिश राशि होती है। द्विध्रुव आघूर्ण जिसे अपन P से प्रदर्शित करते हैं वो एक सदिश राशि होती है और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो आपकी माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होती है। तो जब आप इस डाइपोल को इन्फिनिटी के ऊपर रखेंगे तो आप सबसे पहली शर्त ये रखेंगे कि इस डाइपोल के जो आघूर्ण की दिशा है वो इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में होना चाहिए। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आप इस डाइपोल को ना तो परपेंडिकुलर रख सकते हैं और ना ही इस तरीके से रख सकते हैं, यानी आप जानते हैं कि इसके आघूर्ण की जो दिशा है वो माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होगी, यानी आपका ये डाइपोल अनंत के ऊपर इस तरीके से रखा हुआ होना चाहिए। क्लियर है। अब आप इसको क्या करेंगे कि जब आप इसको इसकी तरफ खींच करके लाएंगे तो इसके ऊपर दो तरीके के फोर्स लगेंगे। समझे। देखें, आप यहां पे जो विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र क्या करता है, ये विद्युत क्षेत्र नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्लियर है। विद्युत क्षेत्र है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ आकर्षित करता है और पॉजिटिव चार्ज को दूर धकेलता है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर तो आकर्षण बल लगेगा, इसका चार्ज Q है, विद्युत क्षेत्र E लगेगा, तो F इज इक्वल्स टू माइनस क्यू ई लगेगा। क्लियर है। आगे अपन लिखने वाले हैं। तो ये तो खुद चल करके अपनी विद्युत क्षेत्र की दिशा में आने का प्रयास करेगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर इस विद्युत क्षेत्र की वजह से क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। और प्रतिकर्षण बल का मतलब है कितना फोर्स होगा, इसका चार्ज Q है, विद्युत क्षेत्र E है, तो QE हो जाएगा। तो सर इसका मतलब तो ये हुआ कि इस माइनस Q चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स माइनस QE और इसके ऊपर लगने वाला फोर्स प्लस QE, ये तो खुद चल करके आएगा, अपने आप खींच करके आएगा और इसको आपको धक्का दे के लेके आना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये जो डाइपोल है जब ये विद्युत क्षेत्र के बाहर होगा तो विद्युत क्षेत्र की वजह से इसके ऊपर आकर्षण बल और इसके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। यानी कि अब जब तक ये डाइपोल आपका इस इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, ये दौड़ता हुआ आएगा और प्लस चार्ज को आपको धकेल के लाना पड़ेगा। अब धीरे धीरे ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है। बताएं मुझे, सबसे पहले कौन सा चार्ज एंटर करेगा, सबसे पहले ये वाला चार्ज एंटर करेगा। ये कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब धीरे धीरे ये एंटर करता जा रहा है। जब आपका पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जाएगा, इतनी देर में ये नेगेटिव चार्ज जो है वो कितनी दूरी इस विद्युत क्षेत्र के अंदर चल चुका है, ये इसकी महत्वपूर्ण पार्ट नंबर 2 आ जाता है। कितनी दूरी इस नेगेटिव चार्ज ने चल ली, तो सर इन दोनों के बीच की जितनी दूरी है उतनी दूरी इसने चल ली। तो कितनी दूरी चली इसने, मान लीजिए इन दोनों के बीच की दूरी को आप L लिख देते हो, तो सर L दूरी चली।
तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर फोर्स कितना था, माइनस क्यू ई, और ये दूरी कितनी चला, एल। तो इस नेगेटिव चार्ज के द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, वो कार्य ही इस डाइपोल की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर दोनों बराबर वर्क कर रहे थे, बराबर फोर्स लग रहा था, परिणामी बल 0 हो गया। और अब जब ये विद्युत क्षेत्र के अंदर आ गए, तो अब जब ये दोनों गति करेंगे तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर समान रूप से गति करेंगे, तो अब भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सबसे इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो ये है कि माइनस क्यू चार्ज जैसे इसके अंदर एंटर करेगा, उसके बाद जब तक इसका पॉजिटिव चार्ज नहीं आ जाता तब तक ये नेगेटिव चार्ज कितनी दूरी चलेगा, उतनी दूरी विस्थापन में इस नेगेटिव चार्ज के द्वारा किया गया जो कार्य है वो ही इसकी स्थितिज ऊर्जा का पहला पार्ट है। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या होगा, दूसरा पार्ट इस डाइपोल को घुमाने में किया गया कार्य होगा, जो कि आपने इससे ठीक पहले वाले वीडियो में अच्छे तरीके से पढ़ा है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो दूसरा पार्ट सीखने से पहले आप इससे पहले वाला वीडियो देखेंगे, उसके बाद इस दूसरे पार्ट को समझ लेंगे। तो पहले अपन इसका जो पहला पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो अपने यहाँ पे डायग्राम बनाया है इससे रिलेटेड अपन पैराग्राफ लिखते हैं। अभी जितनी भी बातें अपन ने समझी हैं उन सबको अपन यहाँ पे पैराग्राफ के रूप में लिख लेते हैं। तो पहले अपने को इस विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा लिख लेनी चाहिए। क्या कहलाएगी परिभाषा, कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है। कौन से कार्य के, कौन से वर्क के बराबर होती है, स्थितिज ऊर्जा है वो उस कार्य के बराबर होती है। कौन सा कार्य, जो उस विद्युत द्विध्रुव को कहां से लाया जाता है, हमेशा अनंत से, किसमें, विद्युत क्षेत्र में लाने में किया जाता है। यानी इस डाइपोल को जब आप इन्फिनिटी से लेकर के कैसे भी करके, कितना भी फोर्स लगा करके, कितना भी विस्थापन से गुणा करके जितना वर्क करेंगे, वो जो कार्य आपने किया है वो इस डाइपोल की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे कितना विद्युत क्षेत्र लिया है, क्या डाइपोल लिया है, उसका पैराग्राफ भी अपन लिख लेते हैं। तो इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको सबसे पहले लिखना चाहिए कि समान विद्युत क्षेत्र ई सदिश में विद्युत द्विध्रुव को इस प्रकार से लाया जाएगा। किस प्रकार से लाया जाएगा, ये बात आप यहाँ पे कर चुके हैं कि इसके जो आघूर्ण की दिशा है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, इसके जो आघूर्ण की डायरेक्शन है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपने लिखा है समान विद्युत क्षेत्र ई सदिश में विद्युत द्विध्रुव को इस प्रकार लाया जाता है कि द्विध्रुव आघूर्ण पी सदिश की जो दिशा है वो ई सदिश की दिशा के समान होनी चाहिए। ये इसकी सबसे पहली आवश्यक शर्त है जो अपने को यहाँ पर लिखनी है। आगे अपन लिखेंगे कि इस ई के कारण इसके ऊपर माइनस क्यू ई फोर्स, इसके ऊपर प्लस क्यू ई फोर्स लगेगा। चलिए आगे का पैराग्राफ लिखते हैं। तो यहाँ पे अपन ने लिखा है कि माइनस क्यू आवेश के ऊपर विद्युत क्षेत्र के कारण जो फोर्स लगेगा वो माइनस क्यू ई वेक्टर लगेगा। ये कौन लगाएगा, स्वयं विद्युत क्षेत्र के द्वारा आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के ऊपर विद्युत क्षेत्र के कारण बल क्या लगेगा, इसमें तो जो प्लस क्यू आवेश है उसको ये विद्युत क्षेत्र प्रतिकर्षित करेगा। फिर भी आप इस आवेश को लेकर के आओगे तो यहाँ पे जो कार्य है वो बाह्य निकाय के द्वारा किया जाएगा। तो जब तक ये दोनों आवेश जो हैं वो विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तब इस माइनस क्यू आवेश को दूरी ज्यादा चलनी पड़ेगी। कितनी दूरी ज्यादा चलनी पड़ेगी, इसकी लंबाई के बराबर दूरी ज्यादा चलनी पड़ेगी। तो चलिए आगे और लिखते हैं। तो क्या लिखना चाहिए, अपने को लिखना चाहिए कि अनंत से विद्युत क्षेत्र में, अनंत से विद्युत क्षेत्र में माइनस क्यू जो आवेश है, माइनस क्यू आवेश को किसकी तुलना में, प्लस क्यू आवेश की अपेक्षा, क्यू आवेश की अपेक्षा कितनी, इन दोनों के बीच की दूरी। और आपने देखा है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी को आप किससे लिखते हो, 2a से लिखते हो। l से लिख दो, d से लिख दो, बट 2a से जनरली इसे लिखा जाता है कि अपेक्षा 2a दूरी अधिक चलनी होती है या चलनी पड़ती है। अतः माइनस क्यू आवेश द्वारा किया गया
अतिरिक्त, एक्स्ट्रा, अतिरिक्त कार्य, कितना कार्य हो जाएगा इसके अलावा एक्स्ट्रा? तो कैसे लिखना चाहिए अपने को? चलिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं यहां से अपन। W बराबर माइनस Q आवेश पर बल कितना है। कार्य क्या होता है? बल इंटू विस्थापन होता ना, और विस्थापन अतिरिक्त दूरी, अतिरिक्त दूरी कितनी है? 2a लिख देते हैं। भैया फोर्स कितना होता है विद्युत क्षेत्र के कारण? F इज इक्वल्स टू सर होता है माइनस QE, और दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 2a। तो क्या मैं इसको आगे और अप्लाई क्या कर सकता हूँ? W इज इक्वल्स टू माइनस रह गया, यहाँ आप रेफरेंस डाल दें, चूंकि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल। दोनों आवेशों के बीच की दूरी आपने 2a ही तो लिखी है, तो 2a को जब आप आवेश से गुणा करोगे तो द्विध्रुव आघूर्ण बन जाएगा। तो Q इंटू 2a की जगह आप P लिख पाएंगे। तो आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? W इज इक्वल्स टू माइनस PE। यही वो वर्क है जो इसको बाह्य निकाय को या इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को विद्युत क्षेत्र में लाने में माइनस Q आवेश को ज्यादा करना पड़ रहा है, और जो कार्य होगा, जो एक्स्ट्रा वर्क होगा, वो ही इसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो W इज इक्वल्स टू माइनस PE इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा हो जाती है, इसको अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने तक। एक पार्ट इसका यहां पे कंप्लीट हो जाता है। दूसरा पार्ट क्या है? अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को विद्युत क्षेत्र के अंदर घुमाने में किया गया कार्य, और घुमाने में किया गया कार्य जो है वो आपने कल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। तो अब अपने को आगे और लिखना होगा। अब क्या करना है? विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में क्या करना है? विद्युत क्षेत्र में समांतर स्थिति से, अब इसकी समांतर स्थिति है, और आपको याद हो तो समांतर स्थिति को आपने एक स्थिति और कहा था, क्या? स्थायी संतुलन। स्थायी संतुलन, तो मैं इसको संतुलन लिख देता हूं। समांतर स्थिति से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। कल वाला पार्ट याद है क्या आपको? घुमाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? W इज इक्वल्स टू, सर पढ़ा था हमने, PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो यहां पे आपने क्या पढ़ा है? थीटा 1 की जगह 0, थीटा 1 की जगह कितना लिख लेना चाहिए अपने को? 0, और थीटा 2 की जगह कितना लिख लेना चाहिए? कहां तक घुमाना आपको? थीटा तक, तो थीटा लिख देते हैं। तो देन W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये हो गया सर PE, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है? cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बताएं? 1 होती है। 1 माइनस cos थीटा, तो ये हो जाएगी इसकी दूसरी स्थितिज ऊर्जा। पहली तो डाइपोल को लाने में, और दूसरी डाइपोल को घुमाने में। तो टोटल स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? क्या लिखना चाहिए? कुल स्थितिज ऊर्जा, कुल स्थितिज ऊर्जा U से लिख दूं क्या? U, इसको W1 कह दूं, चलिए, और इसको W2 कह देते हैं। तो U इज इक्वल्स टू हो जाएगा सर W1 प्लस W2। रख दीजिए W1 की वैल्यू माइनस PE, प्लस इसका ब्रैकेट खोल करके लिख दीजिए आप, तो ये हो जाएगा PE और माइनस PE cos थीटा। ये इसकी टोटल स्थितिज ऊर्जा होगी। पहली तो केवल डाइपोल को लाने में या डाइपोल को बनाने में, और दूसरी होगी इसको घुमाने में। तो टोटल स्थितिज ऊर्जा में माइनस PE का पोर्शन प्लस P से कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास टोटल स्थितिज ऊर्जा जो आ जाएगी, ये थीटा क्या है? विद्युत क्षेत्र के साथ बनने वाला कोण है, तो ये हो जाएगी माइनस PE cos थीटा। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ये स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी डाइपोल की। ठीक है, अब अपने को इसकी विशेष स्थितियां भी पढ़ लेनी चाहिए।
विशेष स्थितियों का मतलब क्या है कि ये थीटा जो है इसका मान बदल जाएगा। थीटा का मान 0 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा? थीटा का मान 0 डिग्री का कि ये आपके पास कुछ इस तरीके से विद्युत क्षेत्र था और डाइपोल भी आपको केवल उसके समांतर ही लेके आना है, घुमाना नहीं है। जैसे जैसे आप इसको घुमाओगे थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी और ये परपेंडिकुलर की स्थिति में थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो टोटल स्थितिज ऊर्जा का मतलब उसको लाने में और उसको घुमाने में। तो अपन यहाँ पे 3 स्थितियाँ लेंगे, विशेष स्थितियाँ। पहली समांतर के लिए, दूसरी लंबवत के लिए और तीसरी विपरीत दिशा के लिए। तो अपने पास स्थितिज ऊर्जा को फाइनल फॉर्मूला जो आया था वो आया था U इज इक्वल्स टू माइनस पीई कॉस थीटा, माइनस पीई कॉस थीटा। तो इसकी पहली स्थिति क्या हो जाएगी? फर्स्ट केस ले लेते हैं अपन। यहाँ पे थीटा क्या है? P में और E के बीच में बनने वाला एंगल है। P द्विध्रुव आघूर्ण सदिश और E है विद्युत क्षेत्र सदिश। तो दोनों के बीच का एंगल है थीटा। पिछले डायग्राम में आपने समझा था कि यदि डाइपोल को केवल आप विद्युत क्षेत्र के समांतर रखना चाहते हैं तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे मैं लिखता हूं कि P वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू E वेक्टर। एक स्टेटमेंट क्लियर हो गया आपका कि द्विध्रुव आघूर्ण है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर रखना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस केस थीटा इज इक्वल्स टू कितने डिग्री हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। और बताएं मुझे cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? सर 1 होती है। देन u की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे लिख देता हूं मैं, u इज इक्वल्स टू माइनस पीई, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए सेकंड केस में चलते हैं। सेकंड केस में आपको क्या करना है कि ये जो आपका डाइपोल था इसको विद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर स्थिति से घुमाते जाना है और परपेंडिकुलर स्थिति तक लेके आना है। बस केवल लंबवत स्थिति तक लाना है। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि सर P वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू E वेक्टर हो जाएगा। और इस केस में थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और cos 90 का मान कितना होता है? दिस इज इक्वल्स टू 0। देन u इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास? 0 हो गया। ठीक है, थर्ड केस और चलिए, तीसरे केस में चलिए। तीसरे केस P वेक्टर इज एंटी प्रोपोर्शनल टू E वेक्टर। क्या लिखेंगे? एंटी प्रोपोर्शनल के लिए आप यहाँ पे माइनस लगाएंगे और यहाँ पे आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? सर -1। देन u इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये आपके पास PE हो जाएगा। u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? PE हो जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे बताएं u मिनिमम कितने डिग्री पे हुआ? u मिनिमम 0 डिग्री पे, क्योंकि माइनस में PE है ना, तो माइनस की वैल्यू तो कम हुई। और u मैक्सिमम कितने डिग्री पे हुआ? u मैक्सिमम हो गया सर 180 डिग्री पे। तो ये दो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बनते हैं कि कितने डिग्री के ऊपर विद्युत क्षेत्र की जो स्थितिज ऊर्जा है डाइपोल की मिनिमम होगी और कितने डिग्री पे मैक्सिमम होगी। ये इसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। ठीक है, इसके साथ ही अपना ये डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद इसके एक न्यूमेरिकल को देखते हैं। तो अगला जो एग्जाम्पल है आपकी बुक में पेज नंबर 65 के ऊपर दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 3.14 नंबर का एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है कि एक डाइपोल है +1 × 10⁻⁻6 कूलम, यानी आप 1 माइक्रो कूलम कह सकते हैं। समान परिमाण के दो आवेश हैं, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। इन्हें विद्युत द्विध्रुव को 1 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर के समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तो चलिए पहले अपन इसकी वैल्यूज को यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके बाद में इसका जो पहला पार्ट है वो आपसे पूछ रहा है कि इसके ऊपर लगने वाला अधिकतम बल आघूर्ण कितना होगा। तो बल आघूर्ण टो का फॉर्मूला क्या होता है? टो इज इक्वल्स टू होता है सर PE sin थीटा। ठीक है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू को कैसे लिख पाएंगे? मैक्सिमम वैल्यू को तो टो मैक्सिमम कितना होता है? साइन थीटा का मान 90 डिग्री कर दीजिए, साइन 90 का मान 1 होता है। तो ये आपके पास टो मैक्सिमम हो जाएगा PE की वैल्यू। तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो टो मैक्सिमम कितना होगा? टो मैक्स इज इक्वल्स टू P क्या होता है? आवेश का मान -6, इनके बीच की दूरी 2 × 10⁻⁻2 इंटू E का मान 10⁵ सरल कर लीजिए।
ये 5 यहाँ से जाएगा तो -1 बचेगा, तो 2 इंटू 10 की पावर -3 बलाघूर्ण। बलाघूर्ण का मात्रक बताइए, क्या लिखूं यहाँ पे? न्यूटन इंटू मीटर। पहला पोर्शन आपका क्लियर हो जाता है। सेकंड पॉइंट क्या पूछ रहा है, देखें, विद्युत द्विध्रुव की स्थायी संतुलन में स्थितिज ऊर्जा। स्थायी संतुलन का मतलब थीटा का मान चाहिए आपको, थीटा का मान 0 डिग्री। थीटा का मान 0 डिग्री का मतलब हो गया आपका, स्थायी संतुलन का मतलब हो गया सर P इज पैरेलल टू ई वेक्टर, ठीक है। और P पैरेलल टू ई वेक्टर के अंदर U की वैल्यू क्या होती है बताएं? -PE होती है। अरे PE की वैल्यू तो यही आ गई, P की कैलकुलेशन तो कर रखी है ना आपने, केवल क्या बदलना है यहाँ पे? माइनस बदल देना है। तो ये 2 इंटू 10 की पावर -3। ऊर्जा का मात्रक बताइए, जूल। सेकेंड पार्ट बहुत इजी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है? द्विध्रुव की स्थायी संतुलन से 180 डिग्री घुमाने में स्थितिज ऊर्जा। तो यानी कि P एंटी पैरेलल हो गया आपका, अपोजिट डायरेक्शन में। और U की वैल्यू कितनी लिखी थी आपने? अभी तो फॉर्मूला पढ़ा था सर, U की वैल्यू तो प्लस में PE आई थी, तो वापस प्लस में PE कर दीजिए, कितनी वैल्यू आ जाएगी बताएं, देखें। माइनस ही तो रिमूव हो जाएगा, तो 2 इंटू 10 की पावर -3 जूल लग जाएगा। एक और महत्वपूर्ण पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र से 90 डिग्री घुमाने में आवश्यक ऊर्जा। ध्यान दें, स्थितिज ऊर्जा नहीं पूछी है आपको, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा नहीं पूछी है, केवल थीटा बराबर 90 डिग्री घुमाने में कार्य पूछा है। तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? PE 1 माइनस कॉस थीटा। तो बताएं क्या लिखूं मैं यहाँ पर? 1 माइनस कॉस थीटा, क्या लिखूं आगे? तो PE की वैल्यू तो आपके पास सेम है, 1 माइनस कॉस 90 का मान 0, तो अगेन ये वैल्यू आपके पास PE के बराबर हो जाती है। तो ये 2 इंटू 10 की पावर -3 लग जाएगा। और निकालना क्या है? वर्क। वर्क की यूनिट क्या लगेगी? जूल। तो ये आपका 3 पॉइंट तीसरे चैप्टर का 14वां जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पे क्लियर हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आपको इसको रिपीट करना है। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर जो विद्युत विभव है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और इस चैप्टर के आगे के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कल का जो वीडियो है वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे रहेगा। किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल सोल्व करने से पहले आप उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्योंकि जब तक आपको उसके फॉर्मूले क्लियर नहीं होंगे तब तक आप उसके न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और उसके ठीक अगले वीडियो में अपन इसके जो आंकिक प्रश्न हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उनको अपन सॉल्व करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।